Hello everyone, this is me Arpita Pal, your educator, and I am here once again with another lesson in the series in which we are discussing the important previous year's questions and analyzing the questions of Indian polity and providing you the solutions of them. But firstly, before beginning, I need to make an important announcement for you all. Unacademy has launched T20 Daily Current Affairs Free Test Series for the month of December 2020, wherein you will be able to solve current affairs based revisionary MCQs daily at 7:30 p.m., thereby reducing your chances of losing marks in prelims 2021 and 2022. The questions are curated by top Unacademy educators, and also you will be getting detailed analysis of the solutions in the quiz by Atish Mathur sir. The test will be taken daily at 7:30 p.m. through which you can daily revise your current affairs preparation. Download the Unacademy Learning app, sign in or register yourself, set the goal as UPSC CSE and click on the link given below. Use the code ARPITA10 to unlock all the plus features on the app for free. So enroll now. Now beginning with the paper which is we have taken the 2011 paper. इससे पहले हम लोग ने 2010 का पेपर कर लिया था एंड आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर कि वी विल बी डिस्कसिंग द पेपर्स फ्रॉम 2010 टू 2020. तो 2010 से लेके 2020 तक जितने भी प्रीलिम्स एग्जाम्स के पेपर्स हुए हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स के जितने भी पेपर्स हुए हैं, हम लोग वो सब डिस्कस करेंगे. उसमें जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग सारे डिस्कस करेंगे. सो बिगनिंग विद टुडेज पेपर. Now the question reads that the Constitution or the 73rd Amendment Act 1992, which aims at promoting the Panchayati Raj institutions in the country, provides for which of the following. अब ये पूछा गया है कि जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, उसमें कौन कौन से प्रोविजंस थे जो कि इंक्लूड किए गए थे. फर्स्टली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज, स्टेट इलेक्शन कमीशंस टू कंडक्ट ऑल पंचायत इलेक्शंस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन. सो हम लोग ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करेंगे कि क्या क्या प्रोविजंस थे. फर्स्टली हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था क्या. 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, व्हाट वाज द एक्ट. नाउ ये जो एक्ट था इट वाज बेसिकली एम्ड एट बेसिकली प्रोवाइडिंग फंक्शंस या फिर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस थे, जिनको हम PRIs भी कह सकते हैं, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस थे उनको और ज़्यादा लीगलाइज करने के लिए, उनको लीगल सैंक्शंस प्रोवाइड करने के लिए इस एक्ट को इनैक्ट किया गया था, जो कि रूरल लोकल गवर्नमेंट का एक पार्ट है. राइट. सो जो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं और द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, उनको लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में पास किया गया था. अब इस एक्ट में कौन कौन से प्रोविजंस थे. 243 या फिर आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 243O. राइट, ये याद रखिएगा, आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 243O. दीज वर इंक्लूडेड इन पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, in part 9 of the constitution as per the 73rd constitutional amendment act. राइट. अब इसमें क्या हुआ था, एक और जो चीज ऐड की गई थी इस एक्ट के थ्रू, दैट वाज द 11th शेड्यूल. राइट. तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उनसे दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या आई. सबसे पहले तो पार्ट 9 एंड शेड्यूल 11. राइट. अब आई होप आप लोगों को जो शेड्यूल्स एंड पार्ट्स हैं वो आपको बाय हार्ट है, क्योंकि होने चाहिए, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. सो पार्ट 9 एंड शेड्यूल 11, अब इनके प्रोविजंस क्या थे. सी, शेड्यूल 11 में 29 सब्जेक्ट्स जो थे वो पंचायती राज या फिर पंचायत को दे दिए गए या उनको डेडिकेट कर दिए गए. नाउ वाई वॉज दिस डन. बेसिकली ताकि जो पंचायत्स हैं उनके फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सकें, टाइमली जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन निकाले जा सकें. और इसीलिए एक प्रोविजन ये था कि जो भी इलेक्शंस हैं अगर वो हो रहे हैं तो एक सेपरेट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए स्टेट का. राइट. सेपरेट इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट, जैसे एक सेंटर में होता है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वैसे ही स्टेट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए ताकि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनके टाइमली और फेयरली मैनर में वो इलेक्शंस करा सकें. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. राइट. सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो मतलब हम लोगों का फर्स्ट तो आंसर हो नहीं सकता, एक वैसे ही एलिमिनेट हो गया. अब हमें देखना है कि फर्स्ट
या सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से कौन सा आंसर करेक्ट है, राइट। नाउ बिगनिंग विद द बिगनिंग, या फिर हम लोग देख रहे हैं कि दूसरा ऑप्शन अगर हम चेक करते हैं, अब अगर देखें इलेक्शंस का काम हो गया, पर इलेक्शंस के अलावा फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी तो चाहिए पंचायत को, तो इसीलिए इस एक्ट में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाने का भी प्रोविजन रखा गया। स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाने का भी प्रोविजन रखा गया ताकि जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो सारे स्टेट के जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो सारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड करा सकें, राइट। अब जो मेंबर्स होने थे कमीशन के वो गवर्नर अपॉइंट करते ऑफ द स्टेट कंसर्न। सपोज अगर राजस्थान में स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाए हैं तो जो राजस्थान के जो गवर्नर होंगे वही स्टेट फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करेंगे, राइट। तो जितने भी टैक्सेस हैं या ड्यूटीज हैं स्टेट्स और पंचायत के बीच में, या फिर जो ग्रांट्स एंड एड्स हैं, वो सब पंचायत को प्रोवाइड करेगा एक इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट स्टेट फाइनेंस कमीशन। नाउ आउट ऑफ द 3 स्टेटमेंट्स इसमें से थर्ड वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो अब हमारा जो सेकेंड वाला ऑप्शन है या जो ये वाला ऑप्शन है ये भी हम लोगों का गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, सॉरी ये भी गलत हो गया। वैसे तो ये हम तभी देख चुके थे, गलत इसलिए हो गया था क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट स्टेटमेंट या हमने जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमने करेक्ट देख चुके हैं, राइट। सॉरी अभी फर्स्ट को हम लोग नहीं डिस्कस करते, सॉरी दैट वाज बाय मिस्टेक। नाउ सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो अब हम लोग इसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली फर्स्ट और सेकंड में से तो आंसर होगा नहीं। अब हमें देखना है कि सेकंड थर्ड सही है या फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट सही है। पर अगर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात करें, लेट मी इरेज इट फर्स्ट, या यहाँ पे आई शुड मेंशन इट हियर। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इट वाज established एज पर आर्टिकल 243ZD। तो 243ZD जो है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज जो थी वो स्टैब्लिश की गई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और द लेवल बिलो द डिस्ट्रिक्ट। पर ये जो कमिटीज थी उनका ये मोटिव था या उनका ये ऑब्जेक्टिव था कि जितने भी प्लान्स प्रिपेयर कर रहे हैं पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उनका एक ड्राफ्ट तैयार करना और एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक प्लान तैयार करना। पर ये जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज थी या ये जो 243ZD आर्टिकल है, इट वाज इंसर्टेड बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जबकि हमने क्या बात की थी कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में सिर्फ आर्टिकल्स 243 टू आर्टिकल 243 ही आए थे, तो 243ZD नहीं आया था। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड आवर आंसर इज 2 and 3 ओनली, बिकॉज 240 या फिर आर्टिकल या फिर हम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो उसमें सिर्फ ये बात की गई थी कि एक तो एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट फाइनेंस कमीशन होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज जो थी वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आई थी। सो आवर थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड फर्स्ट इज रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अब अगर हम लोग देखें तो कंसोलिडेटेड फंड्स या जो कंटिजेंसी फंड्स होते हैं या कोई भी और पब्लिक अकाउंट्स होते हैं वो कौन से आर्टिकल के तहत आते हैं, आर्टिकल 283। सो आर्टिकल 283 एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया So what does the question read कि ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब हम लोगों ने देखा है कि आर्टिकल 283 क्या कहता है कि जितने भी रूल्स हैं या जितने भी जो विड्रॉ करना है मनी कंटिजेंसी या कंसोलिडेटेड फंड से या फिर पब्लिक अकाउंट में जितना भी क्रेडिट होगा दैट मस्ट और द मनी क्रेडिट टू द पब्लिक अकाउंट, इनकी जो पूरी कस्टडी है और द पेमेंट ऑफ मनीज इनटू सच फंड्स और द विड्रॉल्स एटसेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देयर पेमेंट इनटू पब्लिक अकाउंट या इस तरह के जितने भी मैनर्स होंगे they must be regulated as per a law made by the Parliament of India, right? So the answer would be B. Why? Because Parliament is the supreme lawmaking body of India and the executive himself is responsible to the Parliament. And also अगर हम इलेक्शंस के आगे इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट, राइट?
दो प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बट ही इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. क्यों? क्योंकि कोई भी लॉ अगर बनाना है तो द लॉ और द बिल मस्ट हैव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. अगर प्रेसिडेंट साइन नहीं करेंगे द बिल वोंट बिकम एन एक्ट. सो अब क्योंकि प्रेसिडेंट की सिग्नेचर चाहिए, दैट इज वाई ही इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. बट इफ यू टॉक अबाउट लोकसभा एंड राज्यसभा, तो द लोकसभा इज द डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस एंड ऑल्सो द प्रेसिडेंट द एग्जीक्यूटिव, whereas लोकसभा एंड राज्यसभा आर द legislature and executive is the executive is responsible to the legislature. इस फॉर्मूले को अगर हम याद रखें, सो ऑल द लॉज आर मेड बाय द पार्लियामेंट एज पर द रेगुलेशन ऑफ मॉनेटरी अफेयर्स रिलेटेड टू द कंटिजेंसी और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द पब्लिक अकाउंट्स. Hence, the answer would be the Parliament of India. Next is all revenues received by the Union government by way of taxes and other receipts for the conduct of government business are credited to the. अब ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो it is also similar to the previous one. पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर दूसरा आर्टिकल यूज होगा. कैसे? सो अगर हम आर्टिकल 266 की बात करें, वहाँ पर डेफिनेशन या फिर वहाँ डिस्क्राइब किया गया है अबाउट द कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड ऑफ स्टेट्स. बट द सेम पार्ट ऑफ आर्टिकल 266 which defines the consolidated fund and public accounts of India as well as of the states. Then if we move to the next article, article 267 से अगर रिलेशन में बात करें तो subject to the provisions of article 267, all the revenues or all the money received by the government in way of taxes. अब taxes कौन कौन से होते हैं? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट. सो जो जितना भी मनी, जितना भी रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आता है इन वे ऑफ टैक्सेस, वेदर इट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और द अदर रिसीट्स फॉर द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, दे ऑल आर क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. सी, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया तो बेसिकली इमरजेंसी फंड है. जैसे अगर नेशनल इमरजेंसी हो गई या कोई डिजास्टर आ गया तो उस केस में यूज किया जाता है. तो आप कंसोलिडेटेड और कंटिजेंसी फंड से कंफ्यूज नहीं होएगा. So all the money is credited to the consolidated fund of India. This you will understand better if you have gone through the budget. अगर आपने बजट डॉक्यूमेंट इजीली समझा है तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि डिपॉजिट्स, पब्लिक अकाउंट्स, कंटिजेंसी एंड कंसोलिडेटेड फंड्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है. So all the money that will, or all the revenues by the union government, whether it is a tax or the receipts for the government's business or for the conduction of the same, they all are credited to the consolidated fund of India. Now, when the annual budget is not passed by the Lok Sabha, the budget is modified and presented again. The budget is referred to Rajya Sabha for suggestions. The Union Finance Minister is asked to resign, or the Prime Minister submits the resignation of Council of Ministers. सो यूनियन बजट हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. आई हैड आस्क्ड यू कि यूनियन बजट जो होता है या कोई बजट ऐसा टर्म मेंशन्ड है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? द आंसर इज नो. द टर्म बजट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज मेंशन्ड, और बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है एज पर आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये जो बजट है इट इज प्रेजेंटेड एवरी ईयर इन द इंडियन पार्लियामेंट, राइट. अब अगर दोनों हाउसेज ने इस बजट को पास कर दिया देन वेल एंड गुड, बट इफ नॉट पास तो ये कहा जाता है कि द गवर्नमेंट, या क्योंकि नेचुरली द रूलिंग गवर्नमेंट हैज प्रपोज द बजट, सो इफ द बजट is not passed by the government then it results in no confidence in the ruling government. क्योंकि अगर बजट पास नहीं हुआ इसका मतलब ये है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनमें जो पार्लियामेंट है उनका कॉन्फिडेंस नहीं है, एंड हेंस व्हेन देयर इज अ नो कॉन्फिडेंस इन द रूलिंग गवर्नमेंट देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स led by or headed by the prime minister has to resign. Why? Because the prime minister and the council of ministers they swim and sink together. तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइन या अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करेंगे तो उनके साथ साथ पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी रिजाइन करेगा, और इसलिए कहा जाएगा कि जो सरकार है वो गिर जाएगी. तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को रिजाइन करने को नहीं कहा जाएगा. द प्राइम मिनिस्टर जो है ही हैज टू सबमिट अ रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स because the prime minister or the whole government will fall, so they will lose the confidence of the government. तो बजट का मॉडिफिकेशन की तो बात ही नहीं है. बजट इज रेफर टू द राज्यसभा फॉर सजेशंस, बट अगर लोकसभा ने पास नहीं किया इस बजट को देन द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बिकॉज
Lok Sabha has an upper hand in case of money bills or in case of the financial issues of the government because it is the directly elected house. हम लोग ने जो सिलेक्ट किया है वही लोग लोक सभा में हैं, हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं. It has more powers with respect to money in the parliament and hence अगर लोकसभा ने ही पास नहीं किया बजट को तो जो गवर्नमेंट है वही गिर जाएगी. The next question is, under the Constitution of India, which one of the following is not a fundamental duty? To vote in public elections, to develop the scientific temper, to safeguard public property, to abide by the Constitution and respect its ideals. Now, if you have read about fundamental duties, are included in part 4A of the Indian Constitution and so these are the 10 fundamental duties. I have not written the 11th fundamental duty because you have to mention in the comment section कि 11th fundamental duty कौन सी है और अगर है तो वो कौन से constitutional amendment से लाई गई है, right? So that is why I have not mentioned it purposely here. फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें, बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. अगर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज याद है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्टली टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, राइट? कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है? दिस वन. टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, येस इट्स अ फंडामेंटल ड्यूटी. टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, येस इट्स अ फंडामेंटल ड्यूटी. एंड टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्टेड आइडियल्स, जो फर्स्ट ही फंडामेंटल ड्यूटी है वो है. सो द फर्स्ट option is incorrect. Why? Because to vote in public elections is not a fundamental duty. बहुत जगह आपने देखा होगा that we encourage citizens to vote in elections, but अगर fundamental duty होती तो यहाँ पे specifically mentioned होता, but it is not. Hence, to vote in public elections is not a fundamental duty. Next is, with reference to the Finance Commission of India, which of the following statements is correct? It encourages the inflow of foreign capital for infrastructure development, facilitates the proper distribution of finances among the public sector undertakings, ensures transparency in financial administration, or none of the statements given above is correct. So, फाइनेंस कमीशन हम लोग ऑलरेडी वैसे लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं. फाइनेंस कमीशन की अगर बात करें तो फाइनेंस कमीशन बेसिकली रिकमेंडेशंस भेजते हैं विद रिगार्ड टू मैटर सच एज कि यूनियन और स्टेट्स के बीच में जो टैक्सेस होंगे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, राइट? सो या फिर जो एलोकेशन होगा स्टेट्स और सेंटर के बीच में या कितना एलोकेशन होगा. जैसे भी आपने देखा होगा कि बहुत जगह ये भी इशू आया है कि स्टेट्स को प्रॉपर फंड्स नहीं मिले हैं या स्टेट्स हमेशा कहते हैं कि जीएसटी कलेक्शन जो हुआ है हमें उसमें कम शेयर मिल रहा है. तो इस तरह से जो भी डिवोल्यूशन होता है टैक्सेस का बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इट्स बेसिकली डिसाइडेड बाय द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया. नाउ द प्रिंसिपल्स जो कि ये ग्रांट्स इन एड, जो ग्रांट्स इन एड मतलब कि जो भी यूनियन जो गवर्नमेंट है वो स्टेट्स को जब कुछ ग्रांट्स देते हैं तो दे आर द ग्रांट्स इन एड. तो ये जो ग्रांट्स इन एड है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाते हैं और फाइनली दे आर पेड टू द स्टेट्स, राइट? जिनको भी नीड है ऐसे स्टेट्स को पे कर दिया जाता है एज पर आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो जो ग्रांट्स इन एड है वो स्टेट्स को पे की कर दी जाती हैं, राइट? बस बट व्हाट इज स्पेसिफिक हेयर इज कि जो भी इस आर्टिकल के क्लॉज 1 में जो स्पेसिफिकेशंस हैं एज पर दैट स्पेसिफिकेशंस की या जो असिस्टेंस है जितनी प्रोवाइड करनी है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन वो पे कर दी जाती है. ऑल्सो इट इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द और इट इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन कि द मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट to supplement the resources of the panchayats and municipalities in the states on the basis of the recommendations made by the finance commission of the state. तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि तो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया होता है और एक होता है फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट. अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो पंचायत्स हैं या फिर जो रूरल बॉडीज़ हैं या जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनके जितने भी टैक्स डिवोल्यूशन वगैरह है वो सब फाइनेंस कमीशन देखते हैं ताकि उनको प्रॉपर रिसोर्सेज मिल सकें. तो इसमें से द आंसर वुड बी नन ऑफ दीज. वाई? बिकॉज यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इंश्योर किया जाए, या फिर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस अमंग पीएसयूज, यहाँ पे पीएसयूज की कोई बात नहीं हुई है, या फिर फॉरेन कैपिटल या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में की कोई बात नहीं की गई है. सो ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड द आंसर वुड बी डी. क्योंकि फाइनेंस कमीशन जो है उनका सीधा सा काम है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो फिस्कल रिलेशंस है, फाइनेंशियल रिलेशंस है, उसमें उनको मेंटेन करके रखना, वो फेडरलिज्म की स्पिरिट को वहाँ पर अलाइव रखना. सो यहाँ पर पीएसयूज की कोई बात नहीं की है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कोई बात नहीं की है, या फिर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं की गई है. हेंस इट वुड बी डी.
Now next question is, in India a metropolitan planning committee is constituted under the provisions of Constitution of India. अब ये पूछा गया है कि whether it is a constitutional body or not. It prepares the draft development plans for metropolitan area or has the sole responsibility for implementing government sponsored schemes in the metropolitan area. राइट अब अगर हम आर्टिकल या फिर हम सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखें तो हमने देखा था कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उससे तो जो रूरल लोकल बॉडीज थी उनको लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया था, वेयर एज द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड द लीगल सैंक्शंस टू द म्यूनिसिपैलिटीज. तो यहाँ पर तो पंचायती राज की बात हुई थी, जहाँ फिर यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटीज की बात हुई थी. राइट तो अगर हम म्यूनिसिपैलिटीज की बात करें तो नेचुरली मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज भी उसी या अर्बन लोकल बॉडीज में ही आएंगी. So 74th Constitutional Amendment Act made it mandatory to have a metropolitan planning committee in every metro which needs to be established by the state government. अब आर्टिकल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि आर्टिकल 243ZD की हमने पहले बात की थी. यहाँ पर अगर देखें 243ZE मेंशन करता है कि हर मेट्रोपॉलिटन एरिया में एक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी होना मैंडेटरी है which will prepare a draft plan for the metropolitan area as well. So the first statement is it constituted under the provisions of the Constitution of India? Yes. How? As per Article 243ZE, because it was implemented or it was enacted after the Constitutional Amendment Act of 1992. Should it prepare the draft development plans for metropolitan area? Yes. Third one is, it has the sole responsibility for implementing government sponsored schemes in the metropolitan area? No. ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, बिकॉज ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं है. बहुत सारी अलग अलग अथॉरिटीज होती है. जैसे अगर आप दिल्ली में बात करें, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, जैसे बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गई. तो अलग अलग कॉर्पोरेशन या अलग अलग बॉडीज होती है, सिर्फ गवर्नमेंट की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. सो आवर आंसर वुड बी ओनली 1 and 2. And the last question for today. What is the difference between vote on account and interim budget? The provision for a vote or the provision of a vote on account is used by a regular government, while an interim budget is provision used by a caretaker government. A vote on account only deals with the expenditure in government's budget, while an interim budget includes the expenditure and receipts. Now we have to identify which of the given statement. Now see, इंटरिम बजट की अगर पहले बात करें तो आपने देखा होगा कि एक तो कंप्लीट बजट होता है, राइट, और एक होता है इंटरिम बजट. अब इंटरिम बजट और कंप्लीट बजट में सबसे पहले क्या डिफरेंस देखिए. इसी इंटरिम बजट है, सपोज कि अगर 2020 में इलेक्शंस हैं या 2020 में लोकसभा इलेक्शंस हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी, सबसे पहले एक इंटरिम बजट पेश करेगी. क्यों? क्योंकि पूरा बजट एक नया लेकर आना, क्योंकि व्हाट हैपेंस इफ द गवर्नमेंट इज चेंज आफ्टर इलेक्शन में पता नहीं ना. सपोज अभी बीजेपी गवर्नमेंट है और 2020 में इलेक्शंस है, एंड सपोज कि 2020 इलेक्शन में बीजेपी गवर्नमेंट इज वोटेड आउट ऑफ पावर. तो अगर नई गवर्नमेंट बनेगी तो नेचुरली उनके अपनी डिमांड होंगी, उनके अपने जो हैं वो नीड्स होंगी उनकी गवर्नमेंट्स के. तो नेचुरली वो जो बजट है, जरूरी नहीं है कि वही बजट के क्लॉजेज रखे जाएं, या ये भी हो सकता है कि नया बजट लाया जाए. तो इसलिए एक इंटरिम बजट पेश किया जाता है. जो इलेक्शन ईयर होता है वहां पर इंटरिम बजट जो है वो रूलिंग गवर्नमेंट पेश करती है. इन केस अगर वही गवर्नमेंट वापस भी आती है तो भी एक नया बजट कुछ महीने में इलेक्शंस के बाद ला दिया जाता है, राइट. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इंटरिम बजट एंड और अ कंप्लीट बजट, राइट. बट द क्वेश्चन इज, वोट ऑन अकाउंट्स क्या होता है. अब अगर इलेक्शन ईयर है देन द गवर्नमेंट वुड इंस्टेड प्रेजेंट अ वोट ऑन अकाउंट और एन इंटर. तो क्या मतलब है कि जो भी बजट जो गवर्नमेंट ने पेश किया है पार्लियामेंट में, उसको पार्लियामेंट्री अप्रूवल तो चाहिए. अगर पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करेगी, हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं किया तो लोकसभा जो गवर्नमेंट है दे वुड नॉट बी हैविंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल और द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस. सो द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन. सो पार्लियामेंट्री अप्रूवल के लिए वोट एंड अकाउंट किया जाता है ऑन द इंटरिम बजट. तो इंटरिम बजट पर जो है जो जितने भी जो लेजिस्लेचर है वो वोट करते हैं एंड देन इट इज पास्ड एज पर द रूल्स ऑफ द हाउस. जो रूल्स ऑफ द हाउस है या फिर जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है उनके थ्रू इंटरिम बजट पास कर दिया जाता है. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट विच स्टेट्स दैट द प्रोविजन ऑफ अ वोट ऑन अकाउंट इज यूज्ड बाय अ रेगुलर गवर्नमेंट व्हाइल एन इंटरिम बजट इज प्रोवाइडेड और यूज्ड बाय अ केयर टेकर गवर्नमेंट. सी केयर टेकर गवर्नमेंट यहाँ पे क्यों कहा गया है, क्योंकि नेचुरली धीरे धीरे या जो इलेक्शन ईयर है तो इलेक्शन ईयर में डेफिनेटली जो गवर्नमेंट है वो जाने वाली है, पर इलेक्शंस हुए नहीं हैं, अभी
हुए नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी ये गवर्नमेंट केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं है। केयर टेकर गवर्नमेंट का तो मतलब है कि हमने सिर्फ एक सपोज कि हमने एक गवर्नमेंट रखी हुई है कि भाई हो सकता है ये जो गवर्नमेंट है वो रिप्लेस कर दी जाए। हमने सिर्फ इसलिए रखा है कि लोकसभा तो डिसॉल्व हो गई, बट लोकसभा डिसॉल्व होने के बाद भी गवर्नमेंट को, जैसे इमरजेंसी के केस में होता है, क्योंकि वैसे तो खैर तब तो लोकसभा डिसॉल्व नहीं होती, बट इन सम केसेस केयर टेकर गवर्नमेंट का मतलब है कि जो इलेक्शंस हैं किसी तरह से क्योंकि वो डिले हो गए हैं, या फिर जो गवर्नमेंट है दैट इज जस्ट लुकिंग आफ्टर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, दैट इज अ केयर टेकर गवर्नमेंट। ऐसा कोई क्लॉज यहाँ पे वोट ऑन अकाउंट में मेंशन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, हेंस फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जबकि अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, वोट ऑन अकाउंट ओनली डील्स विद द एक्सपेंडिचर इन द गवर्नमेंट्स बजट व्हाइल एन इंटरिम बजट इंक्लूड्स बोथ द एक्सपेंडिचर एंड द रिसीट्स। दिस इज right because only the or the vote on account, or whereas the second statement is correct because an vote on account only deals with the expenditure in the government's budget while an interim budget includes both the expenditure and the receipts. So I hope I have made my point clear, hence only second statement is correct whereas the first statement is incorrect.